Hello students, welcome to the online class of MPS Baru. आज हमारा जो टॉपिक है लाइफ ऑफ दी वर्कर्स। तो इससे जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने कमिंग ऑफ दी फैक्ट्रीज उसके बारे में हमने पढ़ा कि कब से इंग्लैंड में जो पहला इंडस्ट्रियल नेशन भी है जिसमें सबसे पहले सनती इनकलाब भी आया है, उस मुल्क में इंडस्ट्रीज़ कब से ये फैक्ट्रीज़ कब से वजूद में आना शुरू हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि ये उन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स की ज़िंदगियों के बारे में, ठीक। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंग्लैंड की अगर आप बात करेंगे तो फैक्ट्रीज़ आने के बावजूद भी, मशीनें आने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोग जो है अभी भी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा था और वहाँ पर ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं था। तो एबंडेंस ऑफ लेबर जो मार्केट में जितने भी चाहिए थी लेबर उतनी लेबर्स अवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा थे। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लेबर जो है मार्केट में अवेलेबल थी। तो इस वजह से इन वर्कर्स की लाइव्स पर भी असर पड़ा है, क्योंकि जब भी उनको कोई भी कहीं पर भी इस किस्म के जॉब्स की ख़बर पहुँचते थे कंट्री साइड्स में, तो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो कहाँ निकल पड़े। जब ये इस ख़बर के साथ वो लोग शहरों में आ गए, यानी उन्हें जब देहाती इलाकों में, गाँवों में जब ये ख़बर पहुंचा कि शहरों में जॉब्स अवेलेबल है, काम अवेलेबल है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग कहाँ पहुंच गए, शहरों में पहुंच गए। और शहरों में पहुंचकर जॉब का हासिल करना, काम हासिल करना जो है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता था। तो सबसे पहला चीज़ तो ये था कि आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, आपके सर्कल में कितने फ्रेंड्स हैं और कितने आपसे पहले जो है इन फैक्ट्रीज़ में काम करे। अगर आपका कोई फ्रेंड फैक्ट्री में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो आपके लिए जॉब का मिलना उस फ्रेंड के थ्रू इजी हो जाता था। या फ्रेंडशिप के अलावा आपका किन रिलेशनशिप होगा, कोई ब्लड रिलेशनशिप होगा, कोई रिश्तेदार अगर किसी फैक्ट्री में पहले से ही काम पे लगा होगा, आपके लिए जॉब मिलना आसान था। लेकिन बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग भी थे जिनका ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई करीबी जो है पहले इन फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड नहीं थे, तो उन बेचारों के लिए काम मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड होगा तो बहुत जल्दी से आपको जॉब मिलता था, ठीक। तो कहते हैं कि हर किसी का ऐसे सोशल कनेक्शंस नहीं होते, हर किसी का समाजी जैसे ताल्लुकात नहीं होते, हर किसी के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नहीं होती। तो बहुत सारे जॉब सीकर्स को, बहुत सारे ऐसे काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में आए लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ा है। शहर में पहुंचने के बावजूद शहर में आकर उन्हें कई हफ्ते तक जो है उन्हें वहाँ पर जॉब्स नहीं मिलते थे। तो जब वहाँ जॉब्स नहीं मिलते थे, ना कोई करीबी था, ना कोई फ्रेंड्स था, तो उन बेचारों को अपना जो नाइट्स जो है, दिन को तो वो काम की तलाश में निकलते थे और रातें जो है वो लोग कहाँ गुजारते थे, या तो किसी ब्रिज के अंडर या नाइट शेल्टर्स में वो लोग रातें गुजारते थे। तो कुछ लोग जो है नाइट रिफ्यूजीज़ में भी रहे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने सेटअप किया था, और कुछ लोग कैजुअल वार्ड्स जो है जो ये लॉ अथॉरिटीज़ ने जिनको बनाया था, तो इस तरह उन्होंने यानी जॉब हासिल करने के लिए बहुत सारे ज़हमतें उठाए, बहुत सारे तकलीफ़ें उठाए हैं उन्होंने। तो एक और चीज़ ये था कि सीजनलिटी ऑफ वर्क, यानी हमने देखा था कि गैस और ब्रेवरीज की अगर आप बात करेंगे, इन फैक्ट्रीज़ में काम जो है वो ज़्यादातर कब होते थे, ये ज़्यादातर जो है वो विंटर्स में होते थे। यानी कुछ ऐसे काम थे जो कुछ सीजन्स में ही होते थे, जहाँ पर लेबर की डिमांड जो है कुछ सीजन्स में होते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी गैस में या किसी गैस के इंडस्ट्री में या किसी ब्रेवरीज की किसी फैक्ट्री में अगर आप जॉब करते हैं, तो जब ये विंटर ख़त्म हो जाता था तब फिर विंटर तक जो है आपको यानी बहुत सारा कई सीज़न जो है आपको बिना जॉब के भी निकल जाता था। तो एक दफ़ा जब ये बिज़ी सीज़न ख़त्म हो जाता था, ये बेचारे गरीब जो है दोबारा से इन गली कोचों में आ जाते थे।
सड़कों पे पहुंच जाते थे। और कुछ लोग जो है विंटर ख़त्म होने के बाद देहाती इलाकों में चले जाते थे, अपने गाँव चले जाते थे। तो उस समय जो है समर्स में फिर से वहाँ पर ये रूरल एरियाज़ में लेबर की डिमांड जो है थोड़ी बहुत जब आ जाते थे, वहाँ काम मिलते थे, तो वो लोग वापस देहाती इलाकों में चले जाते थे। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो ऑड जॉब्स के लिए, यानी फैक्ट्रीज़ के अलावा दूसरे जॉब्स ढूंढते थे, जो मिड 19th सेंचुरी तक ऑड जॉब्स मिलना जो है बहुत मुश्किल था। तो अगर आप वेजेस की बात करेंगे इन वर्कर्स की, हम वर्कर्स की लाइव्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमने देखा कि जॉब्स की तलाश में वो लोग किस किस्म की तकलीफ़ें उठाते थे। अगर आप वेजेस की बात करेंगे, इनके तनख्वाह की बात करेंगे, इनके पैसे की बात करेंगे, तो वो अर्ली 19 में जाकर थोड़ी बहुत उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है, थोड़ी बहुत इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इन तनख्वाह की बढ़ने से कि उनकी कितनी भलाई हुआ है, उनको कितना इससे फ़ायदा हुआ है, वो हमें ज़्यादा उनको, यानी यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें तनख्वाह थोड़ी बहुत बढ़ने से उनका ज़्यादा वेलफेयर, उनकी ज़्यादा भलाई नहीं हुआ है। तो जो एवरेज फिगर्स है वो उस वेरिएशन को बिल्कुल हमें दिखाते ही नहीं है कि जो ट्रेड्स और सालों तक का जो ट्रेड्स एंड फ्लक्चुएशंस के बीच में जो वेरिएशंस आया है सालों से, वो हमें ये एवरेज जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल आपको वहाँ से साफ नज़र नहीं आते। तो यहाँ मिसाल दिया गया है, जब प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दामों के ये चीज़ों के दाम जब बढ़ गए इस नेपोलियनिक वार के दौरान। तो नेपोलियनिक वार की अगर आप बात करेंगे तो 1800 से तकरीबन 1815 तक ये नेपोलियनिक वार्स चले हैं, ये सीरीज़ ऑफ वॉर्स थे। तो इसमें यानी सीरीज़ ऑफ वॉर मतलब कई जंगें लड़ी गई है 1800 से लेकर 1815 तक। तो वहाँ उस समय जो वर्कर्स की जो रियल वैल्यू थी, उनकी जो उन्होंने जो कमाई की जो असली जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं अब, क्योंकि वही वेजेस जो है वो बहुत कम चीज़ें, यानी चीज़ें जो आप वेजेस तो थे लेकिन अब चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो आपके वेजेस का आपके पैसे से आप बहुत कम चीज़ें ख़रीद पाते थे। तो अगर आप इनकी वर्कर्स की आमदनी की बात करेंगे, वो सिर्फ वेज रेट पे ही डिपेंड नहीं करता था। तो उस समय आपको कितने समय तक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको कितने समय तक रोज़गार मिलता है, ये बहुत ज़रूरी होता था। तो एक आदमी की, एक वर्कर की इनकम की अगर आप बात करेंगे, आमदनी की बात करेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता था, वो नंबर ऑफ़ डेज़ कि आपने कितने दिन काम किया, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आपने कितने दिन काम किया है। तो कुछ लोग तो चाहे वेज मानेंगे, हम मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि किसी को वेज तो ठीक ठाक है लेकिन एक महीना ही उसने काम किया, तो उसके ठीक ठाक इस रेट का, इस वेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसी को उससे कम वेज है लेकिन उससे 5 महीने 6 महीने लगातार काम मिला है, तो उसके लिए ये फ़ायदा होता था। तो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज जो है वो डिटरमाइन करता था इन वर्कर्स की इनकम को। तो जब ये बिल्कुल पीस टाइम था, बेस्ट ऑफ टाइम्स पे, टिल मिड 19th सेंचुरी में 10% जो अर्बन पॉपुलेशन था, अर्बन पॉपुलेशन की तकरीबन 10% लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। और जब ये इकोनॉमिक स्लम्स हुए हैं जैसे कि 1830s में, उस समय इनकी जो तादाद है अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गारों की तादाद जो है वो तकरीबन 35 से 75% तक पहुंच जाते हैं कुछ इलाकों में। यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है इस इकोनॉमिक स्लम्स के दौरान, इकोनॉमिक डिप्रेशंस के दौरान, इस सर्द बाज़ारी के दौरान बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये जो डर था अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का जो डर था, उससे क्या हो गया, एक किस्म की दुश्मनी सी पैदा हो जाती है इन वर्कर्स और इस नए टेक्नोलॉजी के बीच में। ये कैप्टन स्विंग के बारे में हमने क्लास 9th में हमने जो स्विंग रिवॉर्ड्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये वही टाइम था इंग्लैंड में कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बेरोज़गार होता जा रहा था, बेरोज़गारी अपने पीक पे थे। तो बेरोज़गारी जब पीक पे थे तो उस समय इन लैंडलॉर्ड्स ने और इसके अलावा इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने जब मशीनों को ख़रीदा है,
तो ये वही टाइम था जब ये स्विंग रिवॉर्ड्स हुआ है। तो कहते हैं जब तो इस नए टेक्नोलॉजी और वर्कर्स के बीच में जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा था, न्यू इन्वेंशंस आ रहा था, तो इस बेरोज़गारी की वजह से इस नए टेक्नोलॉजी को लेकर इनके दिलों में, इन वर्कर्स के दिलों में एक किस्म की दुश्मनी पैदा हो जाती है। यहाँ में मिसाल दिया गया है, जब स्पिनिंग जेन्नी को इंट्रोड्यूस किया गया वुलन इंडस्ट्री में, तो स्पिनिंग जेन्नी की अगर आप बात करेंगे, ये आपको एक स्पिनिंग जेन्नी टी निकोलसन्स ने 1835 में एक इमेज लिया। यहाँ आपको एक बड़ा सा व्हील देखने को मिल रहा है। तो इस व्हील के साथ कनेक्टेड जो है आपको यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्पेंडल्स देखने को मिल रहा है। तो जब एक व्हील को सिर्फ यहाँ पर आपको कितने फर्द की ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आदमी इस व्हील को घुमाएंगे तो यहाँ ये सारे स्पेंडल्स जो है वो घूमने शुरू हो जाएंगे, वो काम करने, स्पिन करने शुरू कर देंगे। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि चरखे पे होता था या एक स्पेंडल पे एक आदमी काम करता था, अब एक ही आदमी जो है इतने सारे स्पेंडल्स को एट ए टाइम घुमा सकते थे। तो इसने आप मान लीजिए कि कितने लोगों की रोज़गार को छीन लिया इस एक स्पिनिंग जेन्नी ने। ठीक। तो वुलन इंडस्ट्री में जब स्पिनिंग जेन्नी को इंट्रोड्यूस किया गया, वो औरतें जो अभी तक जिनकी गुजर बसर जो है इसी हैंड स्पिनिंग के ज़रिए होता था, हाथ के ये सारा हैंड स्पिनिंग करता था, चरखे पे काम करता था, तो उन्होंने इस नए मशीन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में औरतें अब क्या होंगे, बेरोज़गार होंगे, क्योंकि अब उन औरतों की जगह किसने लिया है, इस स्पिनिंग जेन्नी ने ले लिया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो एक किस्म की जो लड़ाई थी इस जेन्नी को लेकर, वो एक लंबे समय तक रहा है, यानी लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। यानी औरतों ने इस किस्म की मशीनों को हमला किया, उनको तोड़फोड़ किया है। तो 1840 के बाद बिल्डिंग एक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे, शहरों में अब इमारतें बनने का काम तेज़ हो जाते हैं, और जब इमारतें बनने का काम तेज़ हो गया तो आपको एक और सेक्टर मिल गया काम करने का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ठीक है। यहाँ पर अब रोज़गार के चांसेस थे। अब रोड्स को वाइड किया गया, जो नए रेलवे स्टेशंस बनाए गए, रेलवे लाइंस को बिछाया गया, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड कर दिया गया, टनल्स खोदे गए, और ड्रेनेज की बात करेंगे, सीवर्स लाइट, ये ड्रेनेज और सीवर्स जो आपके बाथरूम की जो नालियाँ थी उन्हें बनाया गया, और इसके अलावा रिवर्स को इम्पैक्ट किया गया। अब इन सारे कामों के लिए आपको किन की ज़रूरत थी, इनके लिए आपको ये लेबर की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयड थे उसमें वो दो गुना हो जाते हैं तकरीबन 1840s में, और दोबारा से फिर उसका दुगना हो जाते हैं अगले जो नेक्स्ट 30 इयर्स थे। ठीक। तो इस तरह थोड़ी बहुत इन सेक्टर्स में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलते हैं। तो अभी हमारा ये थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। अभी तक तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन की बात कर रहा था कि अब ब्रिटेन में कब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गए। तो अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज़ के बारे में, यानी जो ब्रिटेन के कॉलोनीज़ थे। मिसाल के तौर पर इंडिया उस समय ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आए इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम अब मूव करेंगे कहाँ, इंडिया में हम अब आएंगे तो हम देखेंगे कि एक कॉलोनी किस तरह इंडस्ट्रियलाइज होते हैं। तो एक दफ़ा फिर हम सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ पे नहीं, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर पे भी, यानी उस सेक्टर पे भी हम देखेंगे जहाँ मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जहाँ काम जो है वो हाथों से होते थे। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा वो आपकी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे। ठीक। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, तो एक ऐसा दौर था कि पूरी वर्ल्ड मार्केट में जो है इंडियन टेक्सटाइल का अपना एक पोजीशन था, उनकी अपनी एक शिनाख्त थी, एक पहचान थी। इंडियन टेक्सटाइल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो उसे हम एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स कहेंगे। यानी हिंदुस्तानी यहाँ से बहुत उम्दा किस्म के कॉटन के कपड़े यहाँ से बेचते थे। तो मशीन इंडस्ट्री के दौर से पहले सिल्क और कॉटन गुड्स जो है पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में छाया हुआ था इंडिया का। यानी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है उसमें
इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी और इंडियन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा चलते थे। तो अगर आप कौसा कॉटन की बात करेंगे, कौसा कॉटन मतलब जो जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, वो तो तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में प्रोड्यूस होते थे, लेकिन जो उम्दा किस्म के क्वालिटी के कपड़े जो आते थे कॉटन के, वो कहाँ से आता था? वो इंडिया से आता था। आर्मेनिया और पर्शिया के जो सौदागर थे वो इन कपड़ों को लेकर पंजाब से अफ़गानिस्तान, फिर ईस्टर्न पर्शिया, फिर सेंट्रल एशिया तक ये जाते थे। तो बहुत बड़े बड़े कॉटन ये बेल्स जो फाइन टेक्सटाइल्स जो है वो केमल्स पे लाद कर, यानी ऊँटों पर लाद कर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आपका जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, वहाँ से जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आपको एक माउंटेन पास देखने को मिलता है। वहाँ से आपके पंजाब से लेकर जाता था माउंटेन पासेस के ज़रिए, इन डिज़र्ट्स को क्रॉस करके माउंटेन्स पे लाद के यहाँ से ये टेक्सटाइल्स लेकर जाते थे, यहाँ से कपड़े लेकर जाते थे। इसके अलावा एक समंदरी रास्ते से भी बहुत सारे प्री कॉलोनियल पोर्ट्स के ज़रिए वहाँ से ट्रेड होता था उस समय। अगर आप बात करेंगे, सूरत एक ऐसा पोर्ट था गुजरात में जो इंडिया को गल्फ़ और रेड सी पोर्ट्स के साथ जोड़ता था। तो ठीक वैसा कोरोमंडल कोस्ट पे मछलीपट्टनम भी एक ऐसा पोर्ट था, और बंगाल में हुगली जो है वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे पोर्ट्स थे, बहुत सारे ऐसे बंदरगाह थे जो अलग अलग देश को दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ जोड़ता था। ठीक, तो बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स जो है और बैंकर्स थे इस एक्सपोर्ट ट्रेड में, यहाँ से कपड़ा बेचने की इस तिजारत में वो इन्वॉल्व थे। वो प्रोडक्शन को फाइनेंस करते थे, प्रोडक्शन को यानी इन चीज़ों को बनाने का ख़र्चा वो लोग देते थे, पैसा खर्च करते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे इसमें वो, और इसके बाद इन सामानों को लेकर फिर एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते थे। तो जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे वो पोर्ट टाउन्स को इनलैंड रीजन्स के साथ कनेक्ट करते थे। जो पोर्ट टाउन्स थे, जहाँ जहाँ ये पोर्ट्स थे, जैसे कि सूरत हो गया, हुगली हो गया, इस तरह के बहुत सारे, मछलीपट्टनम हो गया, ये सारे पोर्ट टाउन्स हो गया। और ये जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे वो इन पोर्ट टाउन्स को इनलैंड इलाकों के साथ जोड़ देता था। तो वो क्या करता था, इनलैंड मतलब जो अंदरूनी, जहाँ पर असल में काम होता था, जहाँ पर लोग इन कपड़े बनाने के काम करते थे। तो ये सप्लाई मर्चेंट्स जो है वो वीवर्स को एडवांस में पैसा देता था, और इसके बाद पैसा देकर उनसे वूवन क्लॉथ हासिल करता था इन्हीं वीविंग विलेजेस से, और इस सप्लाई को पोर्ट्स तक पहुंचा देता था। तो पोर्ट पे बड़े बड़े जो शिपर्स होते थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते थे, और इनके ब्रोकर्स होते थे। ब्रोकर जो आपके इस प्राइस को, इस कीमत को तय करता था, जो ये प्राइस निगोशिएट करता था, और इन सप्लाई मर्चेंट से इस सामान को ख़रीदता था। और ये सप्लाई मर्चेंट जो है वो इनलैंड ऑपरेट होता था। ठीक है, यहाँ पर आपको दो किस्म के मर्चेंट्स देखने को मिलेंगे, एक तो आपको सप्लाई मर्चेंट्स मिलेंगे और एक आपको एक्सपोर्ट मर्चेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई मर्चेंट का काम होता है कि इन वीविंग विलेजेस में रहना, इन वीविंग विलेजेस और पोर्ट टाउन्स को कनेक्ट करना। वीविंग विलेजेस में वीविंग का काम होता था, इन वीवर्स को पैसा देता था और इनसे कपड़ा हासिल करता था। फिर कपड़ा हासिल करने के बाद ये लोग पोर्ट पे पहुंच जाते थे, और किसको बेचता था? ये इन एक्सपोर्ट मर्चेंट्स को बेच देता था। ठीक है, 1750s में ये जो नेटवर्क था, तो ये इंडियन मर्चेंट्स ने इनको, ये सारा इंडियन मर्चेंट्स के कंट्रोल में था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होता दिख रहा था, ये टूटता हुआ दिख रहा था। ठीक है, कुछ यूरोपियन कंपनीज ने काफ़ी ताकतवर हो चुके थे 1750s तक। सबसे पहले तो उन्होंने जो लोकल कोर्ट्स थे, लोकल जो राजा महाराजा थे, उनकी दरबारों से वहाँ जाकर उनसे बहुत सारे कंसेशंस हासिल कर रहे थे, और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने राइट्स को लेकर, ठीक है, ये ट्रेड को लेकर मोनोपोली राइट्स हासिल कर देते। यानी अब ट्रेड करने का हक जो है सिर्फ यूरोपियंस का होता था। पहले पूरा सिस्टम जो है वो किन के कंट्रोल में था? वो इंडियन मर्चेंट्स के कंट्रोल में था। इसके बाद यूरोपियन कंपनीज जो है, ख़ास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो पोर्ट्स थे, पुराने जो पोर्ट्स थे जहाँ से इंडियन मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे, जैसे कि सूरत हो गया, हुगली हो गया, जहाँ से लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे, जब इंडियन मर्चेंट्स के कंट्रोल में था ये सारा ट्रेड जो है, उस समय वो सूरत गुजरात में और हुगली जो है
बंगाल में, यहाँ से वो लोग तिजारत करता था। इन 2 पोर्ट्स, ये 2 पोर्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब ट्रेड सीन पे कौन आ जाते हैं, अब यूरोपियंस आ जाते हैं। तो यूरोपियंस ने यहाँ से ट्रेड करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यूरोपियंस के आने के बाद ये जो एक्सपोर्ट्स इन पोर्ट से होता था, इन बंदरगाहों से होता था, उसमें कमी देखने को मिला है। तो जो क्रेडिट पहले इन ट्रेड को फाइनेंस करता था वो ख़त्म होता दिख रहा था, और जो लोकल बैंकर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनका दिवालिया निकल जाते, वो ख़त्म हो जाते, गुर्बत में आ जाते हैं। तो 17th सेंचुरी के आखिरी 10 सालों में, ये आखिरी सालों में ग्रॉस वैल्यू जो था, जो सूरत बंदरगाह से निकलता था, जितना ट्रेड होता था सामानों का, वो तकरीबन 16 मिलियन था। और 1740s में ये कम होकर कहाँ आ जाते हैं, 3 मिलियन पे आ जाते हैं। यहाँ इस फेस में जो है 1740s तक अब कौन लोग आ जाते हैं, अब ये पूरा ट्रेड का जो राइट है, ट्रेड करने का हक जो है वो यूरोपियंस के हाथों में आ जाते हैं। तो यूरोपियन के हाथों में आने की वजह से अब यूरोपियंस जो है वो सूरत से सामान नहीं बेचते हैं, ना हुगली से बेचते, वो और पोर्ट्स को चुन लेते हैं, और पोर्ट से, और दूसरे पोर्ट से, और दूसरे बंदरगाहों से वो लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो सूरत और हुगली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कौन कौन से पोर्ट से ट्रेड किया है, बम्बई और कलकत्ता से, ठीक है। तो ये जो ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट्स में जो शिफ्ट हुआ है, ये एक इंडिकेटर था, ठीक है। तो एक निशानी था कि कॉलोनियल पावर के राइज को लेकर, कि अब आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ता हुआ दिख रहा था, ठीक है। जब पूरी तिजारत करने का हक जो है इंडियंस के पास थे, पूरा सिस्टम इंडियन ट्रेडर्स के कंट्रोल में था, उस समय तो सूरत और हुगली काफ़ी माने जाने पोर्ट्स थे, ठीक है, काफ़ी ब्यूजी पोर्ट्स थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब यूरोपियन कंपनीज़ के और ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर बढ़ने लगा, तो उन्होंने सूरत और हुगली को छोड़कर अब बम्बई और कलकत्ता से इन सामानों को बेचना शुरू कर दिया। तो अब इन न्यू पोर्ट्स के ज़रिए जो ट्रेड होता था, ये सारा यूरोपियन कंपनीज़ के कंट्रोल में था और यूरोपियन शिप्स में होता था। तो बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिंग हाउस जो है वो बंद हो जाते हैं, और वो लोग जो अभी सर्वाइव करना चाहता था इस ट्रेड में, अभी और आगे बढ़ना चाहता था, अब उन्हें ऐसे सिस्टम के अंदर चलना था, ऐसे निज़ाम के तहत चलना था जो पूरा जिनको बिल्कुल कंडीशन किया गया था ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ ने। इनकी पूरी शर्तें जो है अब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ की शर्तों पर चलना था। कोई भी हिंदुस्तानी को अगर ट्रेड करना होगा तो वो इनके कहने के मुताबिक करना होता था। तो ये चेंजेस जो है, यानी इंडियन मर्चेंट्स से पूरा ख़त्म होकर, उनके हाथों से ट्रेड का निकल कर यूरोपियन कंपनीज़ के हाथों में आने से हिंदुस्तानी वीवर्स और दूसरे आर्टिजन्स के लाइफ इस पे क्या असर पड़ा, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे।